ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक बड़ी हलचल हुई। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आई। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का फैसला 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल ही योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिया था। उन्होंने ये कहा था कि पहले समस्या का समाधान निकले, शिक्षक संघों से बातचीत हो, कोई रास्ता निकाला जाए। और योगी के निर्देश पर अब मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद यूपी सरकार का यह फैसला आया। आपको बता दें, ऑनलाइन अटेंडेंस का लगातार विरोध हो रहा था, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। पहले तो बुलडोजर रुकवा दिया गया, अब जो है एक और नया फैसला जो हम देख रहे हैं, शिक्षकों के बीच, शिक्षक और सरकार के बीच में जो तनातनी बनी हुई थी वो अभी 2 महीने के लिए तो रुक गई है। मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले जो मुलाकात हुई है वो शिक्षक संघ के नेताओं से मुलाकात हुई है मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे के सारे डीएम्स को उत्तर प्रदेश में निर्देश दिया था कि शिक्षक संघ के लोगों से मुलाकात करें, शिक्षकों से मुलाकात करें, उनके पास उनके विद्यालय में जाकर मुलाकात करें और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, किस वजह से वो विरोध कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस का, उस बात को समझें और सबका ज्ञापन लें और सारे ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय भेजें, ताकि सीएम को भी ये पता होना चाहिए कि शिक्षकों की, आम शिक्षकों की जो समस्या है, जो दिक्कत है, जिसकी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि शिक्षक संघ के लोगों से मुलाकात कराते हैं मनोज कुमार सिंह से। मनोज कुमार सिंह ने मुलाकात की और उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि पहले एक कमेटी का गठन कीजिए, कमेटी लोगों के साथ मुलाकात करे, शिक्षकों के साथ मुलाकात करे, उनकी सारी समस्याओं को समझे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी कि 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है इस फैसले को, जिसको कि अब से कुछ दिन पहले लिया गया था, जिसमें ऑनलाइन अटेंडेंस का जिक्र किया गया था। तो ये बड़ा फैसला माना जाएगा शिक्षक संघ के लिए, शिक्षकों के लिए, जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि छोटी छोटी दिक्कतों में कई बार उनको बाहर जाना पड़ जाता है और ऐसे में उनका पूरा दिन एब्सेंट मान लिया जाता है अगर वो छुट्टी के समय ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बुनियादी चीजें थी जिसका संज्ञान लिया मुख्यमंत्री ने और 2 महीने के लिए इस ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। अब कमेटी बनेगी, शिक्षकों से बात करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए तो जो शिक्षकों की समस्या थी कि उन्हें डिजिटल अटेंडेंस लगाने से परहेज था, उसके पीछे वो अपने अपने कारण बता रहे थे। एक राहत तो 2 महीने के लिए मिल गई है, लेकिन अब इस चर्चा के बाद क्या डिजिटल अटेंडेंस हो पाएगी? क्योंकि मुख्य मकसद क्या था कि छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो। कई स्कूलों में टीचर्स ऐसे भी थे जो समय पर नहीं आ रहे थे, कई आ तो रहे थे लेकिन समय पूरा होने से पहले निकल जा रहे थे। तो एक नियमितता के लिए ही अटेंडेंस का प्रावधान रखा गया था, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी थी इसे लेकर। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ का ये फैसला, इसे 2 महीने के लिए स्थगित कर देना, क्या ये सवाल पूछा नहीं जाएगा कि क्या सरकार किसी दबाव में आ गई है? क्या शिक्षकों के समस्याओं का निराकरण उनका करना मकसद है, या अभी उपचुनाव नजदीक है, मकसद वो है? हर्षवर्धन जी, सवाल लेकर आ रही हूँ आपके पास, मकसद क्या है? दबाव में आ गई है क्या सरकार? मेरे सामने तो और बड़ा सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग होगा कोई, या कैसे चल रहा है? कोई प्राथमिक शिक्षा का मंत्री होगा ना। उसका नाम तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। ये मनोज सिंह मुख्य सचिव तो कोई मंत्री होगा ना इस विभाग का। कौन तय करेगा इसे? प्राथमिक शिक्षकों की समस्या है तो किससे उनको मिलने जाना चाहिए? उनको तो अपने विभाग के मंत्री से मिलने जाना चाहिए ना। मुख्य सचिव से क्यों मिलेगा प्राथमिक शिक्षक संघ? और पहली बात तो ये बहुत ही खराब उदाहरण होगा। डिजिटल हाजिरी किसी की भी हो, प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्च शिक्षा वाले हो, उन सब की लगनी चाहिए। आप उनकी समस्याओं को सुनिए, उसको दूर कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, नजदीक से नजदीक के विद्यालय में उनकी तैनाती कीजिए, लेकिन जवाबदेही पूरी होगी। अगर शिक्षक संघ ये दबाव बना ले रहा है तो यही शिक्षक संघ राजनीति करके स्थानांतरण कराएगा, यही शिक्षक संघ राजनीति करके दुनिया भर के जो उल्टे सीधे काम है वो कराएगा, लेकिन जो मूल काम है वो नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मंत्री जी कहां हैं? मुझे तो ध्यान ही में नहीं आ रहा है। प्राथमिक शिक्षा मंत्री कोई है भी कि नहीं? विजय जी, आपको ध्यान? देखिए, अभी आपने पहले वाले सेक्शन में भी चर्चा की कि अफसर जो हैं वो चला रहे हैं सरकार। अब मुख्य सचिव यदि शिक्षक संघों के साथ मिलेंगे तो अफसर ही चला रहे हैं ना सरकार। जो हर्ष जी बात कर रहे हैं, भाई शिक्षा मंत्री, प्राथमिक शिक्षा मंत्री कोई होगा और उसका क्रेडिट भी आपको मिलता पॉलिटिकली भी। यदि प्राथमिक शिक्षा मंत्री के साथ यदि स्थगन भी करवाना है
तो वो कहता ना कि भाई देखो हमने करवाया, पार्टी ने ये करवा दिया फैसला और आप करिए। अब ये मुख्य सचिव साहब कर रहे हैं, मुख्य सचिव साहब चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे मुझे नहीं पता, और मैं इसके बहुत खिलाफ नहीं हूँ। अभी बने पत्र देना पड़ेगा जो स्थगित किया गया है उसमें कोई अभी बने मुख्य सचिव। हाँ, वो अभी बने, 4 दिन हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्थगित करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सरकार को अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इसको दबाव आप कह लें, क्योंकि अब उपचुनाव भी हो रहे हैं, 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं, उसको भी ध्यान रखना, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षक संघों की या शिक्षकों की कोई परेशानी है और उसके लिए एक टेंटेटिवली थोड़ी से दिनों के लिए आपने स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो बात है कि उस समस्या का निराकरण के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और कहीं सरकार पर ये ना इंप्रेशन बने कि वो दबाव में आ रही है शिक्षक संघों के। इंप्रेशन तो वही बन रहा है और चुनाव के अभी नतीजे वहां पर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन 2 महीनों में भी सरकार कोई नया रास्ता निकाल कर आ जाए तो कोई इसको अहम की तरह से नहीं लेना चाहिए कि नहीं 2 महीने क्यों स्थगित कर दिया। ठीक है, 2 महीने सरकार आखिर जनता के लिए है ना, टीचर्स के लिए। अगर उनकी कोई परेशानी है तो उसको सुनकर उस पर कुछ आगे काम बढ़ाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अब कौन बताएगा? हर्ष जी बता सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं, मुझे तो जाने नहीं, मुझे तो मनोज सिंह जी पता है, योगी जी पता है। मनोज सिंह जी को पता है प्राथमिक शिक्षा मंत्री अब कौन ये है? तो मतलब समीर जी, मुझे तो नहीं पता मुझे लगता है उनको अतिरिक्त चार्ज दिया होगा शिक्षा विभाग का। देखिए, मुझे लगता है जब सरकार इतना बड़ा निर्णय लेती है प्रदेश के अंदर, इतना अच्छा निर्णय लेती है, एक अच्छा निर्णय था कि शिक्षक भाई डिजिटल अटेंडेंस लगाए, जिससे शिक्षक समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ये पता पड़े, और शिक्षकों पर इस बात का ध्यान रहे कि मेरी अटेंडेंस लग रही है तो मुझे समय से पहुंचना पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। मुझे लग रहा है सरकार ने यह निर्णय लिया और सरकार को पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। आप इतना बड़ा निर्णय लेते हो तो आप उस पर पहले चर्चा कर लेते, पहले शिक्षक संघ को बुला के बात कर लेते, उनको भरोसे में लेते और फिर इसे लागू करते। आप इसे लागू कर देते हो, फिर शिक्षक संघ से बैठक करते हो और फिर आप 2 महीने के लिए उसे स्थगित कर देते हो। इससे यहाँ से शिक्षक संघ को नहीं, प्रदेश में बाकी दूसरे और भी संघ बने हुए हैं दूसरे विभागों के, उनको भी यह संदेश जाता है कि अगर सरकार कुछ आपके विभाग के लिए निर्णय लेकर आती है तो आप संघ के रूप में सरकार पर दबाव डालकर उसे लागू करने से रोक सकते हो। मुझे लगता है गलत परिपाटी है। ये एक अच्छा निर्णय था, सरकार को इसको लागू करना चाहिए था। शिक्षक संघ के दबाव में सरकार ने पीछे लिया। सरकार को लग रहा हो कि अब 10 विधानसभा के उपचुनाव आने वाले हैं, शिक्षक तो हर घर में रहते ही हैं, आसपास रहते ही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में नुकसान हो जाए। तो चुनाव परिणाम ऐसे आए तो सरकार अभी दबाव में ही, सरकार को लग रहा होगा ऐसा हो जाए कि हमें निर्णय उल्टा पड़े। मुझे लग रहा है कि सरकार को इससे बचना चाहिए था। या तो आप लेकर नहीं आते, शिक्षक संघों से पहले बात करते, उनको भरोसे में लेते और फिर लागू करते, और जब आपने लागू कर दिया था तो पीछे नहीं हटना चाहिए था। यह सीधे सीधे दबाव की राजनीति है और सरकार दबाव में दिख रही है इस निर्णय के बाद। अभी जो सवाल हर्षवर्धन जी ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है, संदीप कुमार सिंह। संदीप सिंह है, मैं जानता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ। अरे मैं बोल लूं सर, संदीप कुमार सिंह लोधी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। कल्याण दर्शकों सिंह की जानकारी कल्याण सिंह के ग्रैंडसन है। पोते में जानता हूँ। विजय जी को तो वो खासकर याद होना चाहिए क्योंकि उन्हीं का इंटरव्यू वायरल हुआ है सबसे ज्यादा कल्याण सिंह के साथ में। नहीं, अब सोचिए सर, कितना अच्छा होता कि अगर ये ऐलान ये कर देते। वही तो करो, पार्टी को भी फायदा होता है, पॉलिटिकली फायदा कुछ ये होता। बताना जरूरी है, हम जान जाए कि शिक्षा मंत्री कौन है, प्राथमिक शिक्षा विभाग कौन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संदीप सिंह शिक्षा मंत्री है तो मुझे तो पता ही था, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरी खबर में या जब से ये चल रहा है उसमें नाम आया क्या? प्राथमिक शिक्षकों की नाराजगी की खबर टीवी चैनलों पर, नेशनल चैनल पर, रीजनल चैनल पर, अखबारों में चल रही है, उसमें क्या कहीं प्राथमिक शिक्षा मंत्री की भूमिका है? कोई ये जान रहा है? और अगर नहीं जान रहा है तो सरकार कैसे चल रही? सवाल तो यहां ये उठता है ना। और फिर आप ये कहते हैं कि पिछड़ी जातियों को हमें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना है, प्रतिनिधित्व पूरा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर जिम्मेदारी होगी, बयान देने के लिए केवल मुख्य सचिव नहीं बल्कि नेता भी सामने आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो सोचना सरकार को है और पार्टी को है। खबर एक अमेरिका से भी, जहां डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित जब किया गया तो एक दिन पहले ही ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। उसके अगले ही दिन रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में उनके नाम पर मुहर लगा दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो के सीनेटर जीडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। वेंस ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान होने के साथ साथ रशिया यूक्रेन जंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया। और मैं इससे पहले कि वो बयान आपको सुनाऊं, आपको ये याद दिला दूं, इस बयान को जब आप सुनिएगा तब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रशिया यूक्रेन के युद्ध को लेकर बयान दिए हैं उसे आप एक बार दोहराइएगा, याद करिएगा।
वेंस ने कहा ये जमाना जंग का नहीं है और रूस यूक्रेन को आपस में बात करनी होगी। आप पहले वेंस का बयान सुने और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था उसे जरा याद करिएगा। Washington, D.C. I think what President Trump has promised to do is go in there, negotiate with the Russians and Ukrainians, bring this thing to a rapid close so that America can focus on the real issue, which is China. That's the biggest threat for our country, and we're completely distracted from it. तो ये बयान रोहन आपने सुना, ये वही बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी समय से कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें संवाद करना चाहिए, बातचीत से, चर्चा से समाधान निकालना चाहिए, युद्ध कोई तरीका नहीं है। वही बात अब वेंस कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं बताऊं मीनाक्षी की प्रधानमंत्री की मुलाकातें रही हैं दोनों लोगों से, यूक्रेन से और रूस से, तो कहीं ना कहीं हालांकि उसके बारे में बड़ी सारी टिप्पणियां हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से एक पीस रेजोल्यूशन भी आया था बीच में, वो प्रधानमंत्री ने दोनों से संवाद रखने को कहा था और दोनों के साथ में अलग अलग मुलाकातों में भी वो उस बारे में चर्चा करी। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूएसए में इतना बड़ा सुपर पावर, वहाँ पे खुलेआम प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो रोल होता है ना इंटरनेशनल पावर्स का भी, उस पर भी क्वेश्चन मार्क टिप्पणियाँ लग जाती हैं। आपको याद होगा 2020 के जब चुनाव हुए तो बहुत सारी संवेदना व्यक्त करी गई कि क्या, और क्वेश्चन मार्क भी लगाए गए कि कहीं ना कहीं क्या रशिया का इंटरफेरेंस था अमेरिका चुनाव में। इस बारी भी आपको याद होगा बाइडेन के जो पुत्र हैं उनके ऊपर एक लैपटॉप, हंटर के लैपटॉप को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन है वो टेंशन बढ़ेगी जितना आप यूएस इलेक्शंस के करीब आएंगे। नवंबर में चुनाव हैं और चुनाव के करीब आते आते ये टेंशन और बढ़ेगी और इस तरीके के बयान भी बहुत ज़्यादा आएंगे अमेरिका से ही आएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंटरफेरेंस हुई थी। कितनी हद तक वो इंटरफेरेंस थी, अब वो एक इन्वेस्टिगेशंस का क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या वो इंटरफेरेंस इस बारी होगी या नहीं होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रंप भी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे इस अटैक से पहले, और उससे पहले अगर आप देखें तो बाइडेन भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ये देखिए 1991 वाला एरा तो है नहीं, यूक्रेन विजय जी युद्ध जीत नहीं सकता और रशिया 1991 की तरह टूट नहीं सकता, ये बहुत क्लियर है। जो भारत की नीति रही है, जो उनकी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत रही है, वो ताकत ही बातचीत की है। अमेरिका भी उसी लाइन एंड लेंथ पर, अमेरिका के अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते हैं तो यहीं से तो उनकी विदेश नीति क्लियर हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, और प्रधानमंत्री ने जो बात कही वही एक विदेश नीति का सार भी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, बातचीत से एक रास्ता निकाला जाए, और वो बातचीत का रास्ता ही सब जगह महत्वपूर्ण है। वो रूस, और हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, गाजा इजराइल में चल रही है, युद्ध शुरू कर सकते, उनको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है, और खत्म बातचीत से ही होता है। युद्ध बिना बातचीत के खत्म नहीं हो सकता, तो वो महत्वपूर्ण है। और जैसे अभी जिक्र किया रोहन ने भी कि रूस का जिस तरह से दखल रहा था पिछली बार राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिका में, उसको लेकर भी एक नई तरीके की भूमिका रची जा रही है, उससे भी रूस को निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें वेंस साहब पर एक और खास बात है कि उनकी जो पत्नी है, मुझे बताया गया कि वो इंडियन ओरिजिन की है, उषा, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, भारत का जो दखल है दुनिया भर की राजनीति में वो भी बढ़ता जा रहा है, और यदि भारत की विचार को इसमें कि मेरे ख्याल से तो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनको भी पता है कि युद्ध के समय भी बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। युद्ध खत्म कैसे होता है? आज की तारीख में युद्ध, सभी लोग इतने शक्तिशाली हो गए और जो शक्तिशाली नहीं है उनके साथ दूसरी शक्तिशाली सुपर पावर साथ में, तो युद्ध जीतने वाली स्थिति में तो कहीं आते ही नहीं आप। वो उस युद्ध को सिविल जो मुकदमे होते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान की अदालतों में, वो लंबे समय तक चलते हैं, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, तो वो युद्ध भी आउट ऑफ वॉर सेटलमेंट की तरह से है। और बेहतर होता है कि सारे देश इस बात को समझें और उस ताकत के साथ चले कि युद्ध की बजाय बुद्ध के समय यानी शांति के साथ चले, उस पर काम करें। और अमेरिका में यदि वेंस साहब ये बात करें तो इसका असर भी आपको चुनावों में दिखाई देगा। लेकिन इसमें एक जरूरी बात मीनाक्षी, देखिए पुराने संदर्भ लोगों को भूल जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कट्टर है, बोलता ऐसे है, ये तो दुनिया के लिए बड़ा खराब होगा। 4 वर्ष के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में दुनिया युद्ध मुक्त रही।
इस बात को तारीख में, इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए। अमेरिका ने मुस्लिम देशों पर भी बम नहीं बरसाए, ये भी आप समझिए। अमेरिका और इस्लामिक देशों का झगड़ा होता रहता था, अमेरिका ने मुस्लिम मुल्कों पर भी बम नहीं बरसाया। अमेरिका ने किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, तानाशाह हैं, उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की कोशिश की, जो अकल्पनीय था। और जो बाइडेन, जो लिबरल कहे जाते हैं, जो लिबर्टेरियन आइडियाज के बहुत बड़े चैंपियन हैं, उनके समय में पूरी दुनिया युद्धग्रस्त हो गई। और कई बार यह कहा जाता है कि दुनिया में एक जो आर्म लॉबी है, जो डिफेंस डीलर्स हैं, जिनको भारत के रक्षा सौदों से बाहर किया गया, वो डिफेंस डीलर्स इस तरह की जो युद्ध की स्थिति होती है उसको पैदा करते हैं और उस स्थिति को बने रहे इसके लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अमेरिकियों को यह भी सोचना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, शायद बोलते हुए आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत दूसरी तरह के नेता हैं, लेकिन चाहे वो जो कह रहे हैं, वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में युद्ध नहीं करना है। और अगर उनके वीपी नॉमिनी वो ये कह रहे हैं कि हम उस तरफ जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बार बार ये बात कहते ही हैं, और सिर्फ यहां नहीं कहते कि भारत के किसी रैली में कह दिया, किसी टीवी इंटरव्यू में बोल दिया, जब वो पुतिन से मिल रहे होते हैं तब भी कहते हैं, जब पुतिन से दोबारा मिल रहे होते हैं तो कहते हैं कि जब बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बम गोलियां बरसाई जाती हैं तो पीड़ा होती है, दुख होता है। ये कहने का साहस दूसरा कोई नहीं कर पाया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो एक जो स्टेट्समैन वाली पोजीशन है वो भारत की है। अब मुश्किल ये है कि भारत के एक बड़े वर्ग में ये भी नहीं पचाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को दुनिया फॉलो कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कोई भी स्थिति बने, युद्ध समाप्त होना चाहिए। एक और खबर, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी हुई, जिनके सियासी बयान पर सवाल उठ रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिस पर विरोधी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ, जब तक वो सीएम नहीं बनेंगे उनके मन में पीड़ा बनी रहेगी। अब सियासत कौन कर रहा है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। क्या कहा पहले तो शंकराचार्य ने, वो सुन लें। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के खून का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। समीर जी, सियासत को लेकर इतनी ज्यादा स्पष्ट बात कहना, और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि विश्वासघात हुआ, जब तक वो सीएम वापस नहीं बन जाएंगे तब तक ये पीड़ा बनी रहेगी। यानी वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं ना कि साल के अंत तक जो चुनाव आने वाले हैं, जो जो उनके मानने वाले हैं, जो जो फॉलोवर है, वो जाकर उद्धव ठाकरे के लिए वोट करते हैं। देखिए, शंकराचार्य को इन सब तरह के बयानों से बचना चाहिए। शंकराचार्य का यह काम नहीं है कि कौन सत्ता में आया है, किसी के साथ धोखा हुआ है। सियासत का अड्डा बन गया वो वाला हमने बयान नहीं सुनाया, लेकिन वो फिर वो जो कर रहे हैं वो क्या, वो सियासत नहीं है? ये सियासत ही है। आप सियासत व्यक्ति के घर जा रहे हो, आप उद्धव ठाकरे के घर जा रहे हो, आपको क्या जरूरत थी उद्धव ठाकरे के घर जाने की? मैं तो उसका भी विरोधी हूँ कि अंबानी के घर शंकराचार्य जाते हैं। ठीक है, वो गए, जो भी रहा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के अगर आप जा रहे हो, उसके बाद आप भारत के बयान दे रहे हो कि उनके साथ धोखा हुआ है, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उनके मन की पीड़ा शांत नहीं होगी। शंकराचार्य का क्या काम किया? आपकी नियुक्ति किस लिए होती है भाई? आदि शंकराचार्य ने 4 मठ क्यों स्थापित किए थे? क्या इसलिए स्थापित किए थे कि आप राजनीति में हिस्सा लोगे, आप राजनीतिक बयान दोगे और समाज के अंदर आप अपने लोगों को यह कहोगे कि राजनीति में हिस्सा लेना है? मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शंकराचार्य को इस तरीके से बचना चाहिए। और जिस तरीके से बयान आजकल शंकराचार्य के आने लगे, आप देखिए अभी राम मंदिर को लेकर बयान आया था कि भाई मंदिर पूरा नहीं हुआ है, इसमें नहीं जाना चाहिए, मुहूर्त तो ठीक नहीं है। उस समय भी विवाद हुआ था कि शंकराचार्य तैयार नहीं है, विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बना लिया था। अब तो मेरा कहना है उस समय भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। जब राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उस समय एक अगर शंकराचार्य इस तरह का बयान देता है तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिलता है और अननेसेसरी समाज के अंदर एक गलत धारणा उत्पन्न होने की कोशिश होती है। शंकराचार्य का काम यह नहीं है। शंकराचार्य का काम अपने धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ना है, सियासत करना नहीं है। किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता ना बने, किसी राजनीति का पक्ष न ले, सियासत होती रहेगी। शंकराचार्य इससे दूरी बनाकर रखे, यही हिंदू धर्म और यह उनके हित में रहेगा। शंकराचार्य, विजय जी,
ऐसे बयान देते हैं या ये पहली बार आप सुन रहे हैं? नहीं, बयान नहीं देते, लेकिन बहुत सारे शंकराचार्य राजनेताओं के साथ संपर्क में रहते हैं और उनकी बातचीत को आगे बढ़ाने के अपने लेकिन इस तरह से बातचीत नहीं करते हैं। स्वामी जी को भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब राम जन्मभूमि के मुहूर्त पर, राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त की बात थी, तो वो एक धर्म से जुड़ा हुआ मसला था। उनकी एक अपनी राय हो सकती है शंकराचार्य के तौर पर, वो उसको राय को दे। अब उनकी राय को कौन राजनेता कैसे ले रहा है, क्या नहीं ले रहा। हालांकि मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था कि स्वामी जी के, अंबानी जी के यहाँ पे शादी में जाने को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि स्वामी जी राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो नहीं पहुंचे, वहां पहुंच गए। लेकिन खैर, अपनी अपनी बात होती है। स्वामी जी को धर्म पर विशेष तौर से ध्यान रखना बहुत सारे चाहिए। नियम बता दिए थे कि बल्कि क्यों वहां जाते उद्धव हैं, जी के कब पास जाते पहुंचकर भी हैं। वो कहते हैं धर्म के रास्ते पर चलिए, अपने आप जीत हो जाएगी जो होगी। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे धर्म लगता के है रास्ते कि पर जो है या राजनीति के रास्ते लग रहा है? ये तो देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में कुछ 2-3 बातें बताना जरूरी है। अभी वो शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठे हैं, तो हम सबके बड़े वो पूज्य हैं। लेकिन उनका इतिहास क्या है? वो छात्र नेता रहे। उनका इतिहास क्या है? वो दिग्विजय सिंह जी के गुरु भाई हैं। गुरु भाई मतलब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी के दोनों एक साथ शिष्य थे, एक जैसी मित्रवत संबंध थे। अब वो गद्दी पर बैठ गए हैं, अब शंकराचार्य की गद्दी पर हैं। 2014 में बाकायदा केदार घाट पर इनका एक मठ था और इन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ा काम कर रही है, इसलिए हम गंगा दल या कुछ बनाया था और कहा कि हमें कांग्रेस की मदद करनी चाहिए 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 2019 में इन्होंने अपना एक प्रत्याशी लड़ाया, उस प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया, नहीं बन पाया, तो कचहरी में ये धरने पर बैठ गया। तब भी ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वरूपानंद जी के शिष्य थे और इनकी जो प्रतिष्ठा थी, किसी प्रत्याशी के लिए धरने पर बैठना नहीं। तो ये लगातार पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। इनके गुरु जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे, जबलपुर में थे, अपने आश्रम में थे। एक पत्रकार ने पूछा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल उस वक्त लड़ने गए थे चुनाव काशी, तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल और मोदी में कौन? उस पत्रकार को एक तमाचा जड़ दिया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य की गद्दी पर रहते हुए, साधु संत का तो मतलब ही है कि आप गुस्सा इन चीजों पर ना आए। धर्म में कुछ हानि हो रही हो तो बिल्कुल आपको गुस्सा आना चाहिए। और आज तक किसी शंकराचार्य ने यह काम नहीं किया जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने किया। अंबानी जी के यहाँ शादी में जाना ये उनका अपना विषय हो सकता है, साधु संत महात्मा जाते हैं और बड़े लोग ये चाहते हैं कि उनके यहाँ ऐसे लोग आए। और जो धर्म को बढ़ाने का काम अंबानी जी ने अपने विवाह में किया है, परिवार वो बहुत प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं बिल्कुल, गए। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। और मेरा तो ये मानना है कि कितना सुंदर होता कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट वो बाकायदा स्वामी जी के आश्रम में जाते, आशीर्वाद लेकर आते। स्वामी जी वहां पहुंच गए और चांदी का सिंहासन वहां लग गया। वो बहुत से लोगों के उस पर सवाल हैं, लेकिन ये वाला जो काम उन्होंने किया, और मैं इससे सहमत नहीं हूं कि उन्होंने उद्धव जी के यहाँ या किसी के यहाँ नहीं जाइए आप, लेकिन जाने के बाद आपको क्या करना है? गुरु जाता है, धर्म की बात करता है, धर्म के लिए आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा करता है। मैं पीड़ित हूं, कमाल हो गया। विश्वासघात तो अगर कहें तो पार्टी बदलकर कौन गया? उद्धव ठाकरे गए। और मैं फिर से कह रहा हूं, चूंकि इस लोकसभा के चुनाव में शिवसेना को जिस तरह से मुस्लिम मत मिले हैं, वो अपने आप में कमाल का परिवर्तन है। और पूरी ये जो अंबानी परिवार के विवाह से एक राजनीतिक कोशिश शुरू हुई है। सारे कांग्रेस के नेता गए। अब कौन नहीं जानता है कि अंबानी परिवार का और कांग्रेस का ये बरसों का रिश्ता है। धीरूभाई अंबानी और इंदिरा गांधी का रिश्ता था, अभी भी बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, अब उसको माहौल बनाते हैं, उद्योगपतियों के खिलाफ कहेंगे वो अंबानी अडानी। हालांकि अंबानी जी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वो इतने बड़े उद्योगपति हैं। मेरा ये मानना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उस गद्दी पर बैठकर ये ठीक काम नहीं किया। उन्होंने जो केदारनाथ में सोने की बात की, वो पुराना मसला है जो कि गलत साबित हो चुका है। बाकायदा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बताया था कि जिसने दान दिया था, सारा काम उसी ने कराया था, उसी ने ताम्रपत्र पर स्वर्ण उस पर लेपित करा के उसको लगाया था। अब इस तरह की बात अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो गया, वो तो क्लियर हो गई सारी बात। ये ठीक नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो शायद हिंदुओं को तो अच्छी नहीं लगे। और एक बात समझिए, आज तक किसी हिंदू शंकराचार्य धर्माचार्य की स्थिति नहीं बनी कि वो देश की राजनीति तय कर सके। आज तक नहीं बनी, ये भ्रम तोड़ना चाहिए।